तो मैं कहता कि लोगों का ये कंसर्न है कि ये जो टैरिफ का चक्कर चल रहा है, ग्लोबली सिचुएशन बहुत खराब है और पाकिस्तान भी इसके साथ में आएगा, बहुत क्रैश हो जाएगा सब कुछ ना। तो इंडेक्स भी देख रहा था, न्यूज़ भी देख रहा था, ये सारी चीज़ें मैं देख के एनालाइज कर रहा था। देखिए ये टैरिफ जो है ये पाकिस्तान पर भी है, लेकिन पाकिस्तान जो है ना एक्सपोर्टिंग नेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो ज़्यादा नेट एक्सपोर्ट करता हो, इम्पोर्ट ज़्यादा करता है। तो नुकसान तो एक्सपोर्टिंग नेशन का ज़्यादा है। ठीक है, तो जैसे इंडिया है, चाइना है, इवन पाकिस्तान की जो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है टेक्सटाइल, वो भी पाकिस्तान इतना एक्सपोर्ट नहीं करता। अब सारा जो मार्केट शेयर है वो बांग्लादेश, चाइना, वियतनाम और इंडिया वगैरह के पास है। इन्हीं को सबसे ज्यादा टैक्स लगे हैं। तो ये जो टैरिफ टैरिफ का चक्कर चल रहा है, टैरिफ। जहर को बता दिया। अच्छा एक, हाँ, जो टैरिफ का चक्कर चल रहा है वो चाइना खास तौर पे चल रहा है। अच्छा, बोलना ये चाह रहा था कि पाकिस्तान हार्डली जो ना 5 से 8 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट करता है, और उसमें ज़्यादातर टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन जो बाहर दूसरे नेशंस हैं वो गाड़ियाँ, मेटल्स और मिनरल्स और ये सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं, तो उनको ज़्यादा नुकसान है। दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान के लिए ये चीज़ फ़ायदे में हो सकती है, बहुत ज़्यादा नुकसान में नहीं हो सकती। इसकी वजह ये है कि अगर ये सपोज करते हैं कि अगर ये टैरिफ लग जाता है, मिसाल के तौर पर चाइना पे ये सब इम्प्लीमेंट हो जाता है, तो ये प्रोडक्ट्स जो है ना जो दूसरे कंट्रीज की हैं, चाइनीज और ये सारी, ये महंगी हो जाएंगी। यानी कि जो लोग चाइना से इंपोर्ट करना चाहेंगे तो उनको बहुत महंगा पड़ेगा। अगर अमेरिका में जो लोग बैठे हुए हैं, जो कंपनीज बैठी हुई है, जो अपना रॉ मटेरियल चाइना से इंपोर्ट करना चाह रहा है, तो उसको महंगा पड़ेगा। तो अब इन रिटर्न चाइना क्या कर सकता है? अभी मैंने और कुछ लोगों से बात हुई है, कुछ ब्रोकर से बात हुई है इस सिलसिले में। तो उन्होंने बोला है पाकिस्तान का फायदा है एक सेंस में, वो ये कि अगर चाइना पे टैरिफ लगता है तो चाइना अपनी जो प्रोडक्ट्स है हो सकता है वो पाकिस्तान के थ्रू एक्सपोर्ट करे, पाकिस्तान के थ्रू एक्सपोर्ट करे। तो इससे चाइना को जो जो टैक्स देना पड़ रहा है वो कम देना पड़ेगा। मतलब चाइना की प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होगी और पाकिस्तान का फायदा होगा जब पाकिस्तान के थ्रू एक्सपोर्ट होगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स का पे पाकिस्तान जो बेचता है, बांग्लादेश पे और इंडिया वगैरह पे चाइना पे टैक्स लगता है, तो पाकिस्तान पे उनके अगर मैं उनसे कंपैरिजन करूं तो थोड़ा कम टैक्स है। इसकी वजह से पाकिस्तानी जो प्रोडक्ट्स हैं वो सस्ती पड़ेगी बनिस्बत बांग्लादेश और चाइना वगैरह के। तो ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान पे इतना नुकसान नहीं है। तो ये जो ग्लोबल मार्केट्स में जो इशू आ रहा है, जो डाउनफॉल आया है, उसकी वजह से हल्का फुल्का पाकिस्तान पर आ गया है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान पीएसएक्स क्रैश हो जाएगी। ये तो मैंने कई लोगों से बात करी है और डिटेल में 2-3 दिन से यही चल रहा है। तो यही बताने का मकसद है कि आप लोग इतनी टेंशन ना लें। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ है इस पूरे सिनेरियो में वो यूएस की मार्केट इफेक्ट हुई है, चाइना की मार्केट इफेक्ट हुई है इस पूरे सिचुएशन में, पूरे टैरिफ का जो वॉर है। अब मैं जो चार्ट निकाला है ये एक यूएस मार्केट का है, डॉ जोन्स का। तो इसमें ये मुझे इस वक्त बाइंग इंडिकेशन बता रहा है। यानी कि अगर सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब है तो इस वक्त ये फ्री फॉल होता, इतना गिरना था ये गिर गया। जब और इसमें वो डाइवर्जेंस भी आ रही है बुलिश, अभी देखा मैंने। अच्छा, बुलिश डाइवर्जेंस आ की रही है। आवर्स पे, हाँ। ठीक अगर इस, आरएसआई लगाओ तो तुम्हें नजर आ जाए। हाँ ये एमएससीडी मैंने लगाया हुआ है। इसमें असल में मेरे पास प्रीमियम अकाउंट नहीं है तो दो इंडिकेटर एक साथ लगा सकते हैं। चले मैं इसको इसको मैं बंद कर देता हूँ। तीन तीन और लगा सकते हैं, तीन लगा सकते हैं, हाँ, इसको हटा दो। दो कर दिया ना इन्होंने, दो कर दिया। एक मिनट, कहाँ गया ऐसा ही। नहीं नहीं, ऊपर ही होगा। इसमें डाइवर्जेंस भी बन रही है अगर मैं ऐसे देखूँ। हाँ, डबल बॉटम है, डबल बॉटम पे आरएसआई बढ़ रही है। 3 आवर्स का चार्ट, एक मिड टर्म का चार्ट है। दूसरी चीज ये है कि इसका एमएसडी भी बहुत पॉजिटिव है, तो यानी कि ये रिबाउंड कर रही है। यूएस की मार्केट रिबाउंड कर रही है। यानी कि जिस मार्केट में सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ना चाहिए था वो मार्केट रिबाउंड कर रही है।
तो इसका मतलब है डेफिनेटली हमारी मार्केट तो रिबाउंड करेगी ही करेगी। अच्छा, एक और चीज मैं ये बताना चाह रहा था कि मार्केट जब अपने डाउन ट्रेंड में जाती है ना, जो सब लोग को खर्चा है, डर है कि यार कहीं ऐसा ना हो मार्केट डाउन ट्रेंड में चली जाए। तो मार्केट जब डाउन ट्रेंड में जाती है ना, एक दिन एक एक अचानक से नहीं चली जाती मार्केट डाउन ट्रेंड में। टाइम लगता है, क्योंकि एक अप ट्रेंड को टूटने में टाइम लगता है। तो अगर मैं यूएस की मार्केट को देखूँ ना, यूएस की मार्केट को अगर मैं लॉन्ग टर्म चार्ट देखूँ, वीकली चार्ट पे, तो किसी भी अप ट्रेंड का, किसी भी मार्केट को अगर अप ट्रेंड उसका देखना है कितना स्ट्रांग है, वो मार्केट वीकली चार्ट के EMA 20 से बहुत स्ट्रांगली इसको रिबाउंड होना है। और अगर वो EMA 20 को ब्रेक कर दे, इसका मतलब है कि एक नेगेटिव इंडिकेशन है कि यार ये अब जो है ना वीक पड़ रहा है। हो सकता है EMA 20 को ब्रेक करके फिर 50 से रिबाउंड करे, फिर 50 से ब्रेक करके 100 से रिबाउंड करे। लेकिन जैसे ही EMA 20 जिस दिन वीकली चार्ट का ब्रेक हुआ, समझ जाए कि अब कोई खच्चा और कोई मसले मसाइल इसमें आने वाले। अगर मैं यूएस मार्केट को देखूं वीकली चार्ट पर, तो डॉ जोन्स का मैंने ग्राफ देखा है, ये 2020 से ये अप ट्रेंड में ही है। लेकिन यहाँ पे इसने EMA 20 इसने ब्रेक करा और ये, अच्छा ये तो पुराना चार्ट है। ये यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ से 2023 जैसे हमारा भी यही तो पीरियड था, जून जुलाई से हमारी रैली रैली लगी थी इनकी, तकरीबन अक्टूबर से आई थी। इसने यहाँ पे सस्टेन किया, यहाँ पे सस्टेन किया, ऑल्दो इससे थोड़ा थोड़ा नीचे ही आ रहा है। फिर ये थोड़ा सा नीचे आया, फिर सस्टेन, बार बार EMA 20 टच कर रहा है। और फिर उसके बाद इसने ब्रेक कर दिया। EMA 20 ब्रेक करा, 50 ब्रेक करा, 100 ब्रेक करा, और अभी 200 पर आके यहाँ से रिबाउंड होने की कोशिश कर रहा है। तो इसका मतलब है इसमें पहले ही से ही वीकनेस आ रही थी। अगर आप दिसंबर देखें, पहले ही से वीकनेस आ रही थी। लेकिन अब अगर आप कंपेयर करें इसको PSX से, PSX से अगर आप कंपेयर करें, हम बात करते हैं वही पीरियड जब से रैली आई थी जुलाई से। तो ये यहाँ पर टच करा इसने अगस्त में EMA 20 वीकली का, यहाँ से रिबाउंड पर स्ट्रांगली। फिर टच किया इसने फरवरी 2024, ये तकरीबन समझ ले 8 महीने बाद। और फिर स्ट्रांगली रिबाउंड किया, और अभी जो ये आपको नजर आ रहा है बीच बीच में से, तो ये EMA 9 से रिबाउंड कर रहा है। यहाँ पर अगेन आया, और यहाँ से भी जिस दिन मार्केट 9,000 पॉइंट नीचे थी, तो उस दिन भी इसने यहाँ से सपोर्ट लिए। तो इसका मतलब क्या है, अभी इसमें हमारी मार्केट में दम है, बहुत ही एक शानदार किस्म का अप ट्रेंड मुझे नजर आ रहा है। जिस दिन इसने ये ब्रेक कर दिया और वीकली क्लोजिंग इससे नीचे दे दी, लेट सपोज इसने वीकली क्लोजिंग दे दी 1,10,000 से नीचे, यानी फ्राइडे को मार्केट 1,10,000 से नीचे बंद हो गई, 1,09,000 समथिंग। तो फिर समझ जाए कि अब कुछ गड़बड़ है, अब मसले मसाइल हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपने देखा 5,000 पॉइंट की रिकवरी सीधी आई थी, इसका मतलब है एक स्ट्रॉन्ग रिबाउंड हुआ था। यानी प्लेयर चाहते हैं अभी कि इस वक्त मार्केट नहीं गिरे। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि शॉर्ट टर्म पे देखें, तो शॉर्ट टर्म पे मार्केट ने अभी EMA 50 से थोड़ी थोड़ी सी क्लोजिंग नीचे दी है। लेकिन अभी इस वक्त ये मैटर नहीं करता, अभी इस वक्त हमारे लिए ये मैटर करता है। ठीक है, तो चीजें पॉजिटिव है। अगर इकोनॉमिकली ग्लोबली पॉइंट ऑफ व्यू से, टैरिफ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो पाकिस्तान पे इतना ज्यादा मतलब कि नेगेटिव नहीं है। दूसरी चीज ये कि हम अगर देखें कि यूएस मार्केट भी रिकवर कर रही है, तो देखें अगर आप यूएस मार्केट देखें, ये सारी यूएस मार्केट रिकवर कर रही है। चाइनीज मार्केट अगर हम देखें, तो ये देखेंगे चाइनीज मार्केट है, यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी शंघाई और SZ SE कंपोनेंट, चाइना A50, DJ शंघाई, ये सब बहुत अच्छी पॉजिटिव है। यानी जिन मार्केट की वजह से, जिन कंट्रीज की वजह से सारे फड्डे हुए हैं, जो टैरिफ वॉर में जो सबसे ज्यादा इन्वॉल्व है, यूएस और चाइना, वो दोनों मार्केट रिकवर कर रही हैं। तो भाई हमारा तो कोई लेना देना नहीं है इन सब चीजों से, तो हमारी मार्केट क्यों नहीं रिकवर करेगी। और टेक्निकली भी ये लग रहा है कि अभी इसमें इसने बहुत अरसे बाद जाके EMF 20 से 20 पर आया है, तकरीबन एक साल बाद। एक एक साल के भी तकरीबन 14 महीने बाद ये EMI 20 पर आया, तो यहाँ से इसका रिबाउंड बनता है, और मुझे उम्मीद यही है। अच्छा, इसमें अगर अरसलान भाई आप कुछ इनपुट देना चाहेंगे इंडेक्स के हवाले से, कि आपको क्या फील होता है चार्ट को देखकर और ग्लोबल सिचुएशन को देखकर, ताकि जो है ना हमारे जो मेंबर्स हैं वो थोड़ा सा उनमें मतलब कि अ, अगर कॉन्फिडेंस चाहिए तो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा आ जाए, और रिस्क मैनेज अपना कर लें। अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो आप प्लीज अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें।
अरसलान भाई आपको बात आ रही है? असल में अरसलान भाई थोड़े बिजी है, और उनको मैं ज़बरदस्ती लेकर आया हूँ अभी। तो अरसलान भाई अगर आप बता सके, ओके 2 मिनट बाद आप मैसेज करें। अच्छा, अभी हम लोग इस मीटिंग में सबसे पहले हमने इंडेक्स को एनालाइज करने की कोशिश करी। और ये मैं मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा ये मानना है कि पीएसएक्स अभी नहीं गिरने वाली, अभी क्रैश नहीं होगा। बस ये याद रखें, जिस दिन इसने EMA 20 ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग हो गई, उस दिन सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। बस ये है। अगर मार्केट नेक्स्ट वीक मिसाल के तौर पे थोड़ी और नीचे चली जाती है, लेकिन 110 500 या 110 600 की जो वैल्यू आ रही है, इससे ऊपर ऊपर रहती है 1 2 हफ्ते, तो ठीक है, मुनासिब है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट रिलीज की 1,30 1,35,000 तक जा सकती है। अरसलान भाई जैसे फ्री होंगे हम वो बात करेंगे। जब तक अगर आप लोग का कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है, 1 बाय 1। फिर हम डिस्कस करेंगे जो हमारे आइटम बहुत ज्यादा लॉस में है, उनका क्या किया जाए, ठीक है। अच्छा। अ, हुज़ैफा भाई, जी, एक शाहिद भाई बोल क्वेश्चन है मेरा। बोले। हाँ, एक जो जैसे आपने कहा कि यूएस यूएस हम एक्सपोर्ट करते हैं, टेक्सटाइल सेक्टर में ज़्यादा करते हैं। एक दूसरा सेक्टर टेक्नोलॉजी का, तो उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट देखते हैं देखिए, टेक्नोलॉजी तो हमारा वैसे ही अगर सवाल है देखे ना, तो क्या कुछ टेक्नो है खाने का और एक वक्त में एक बात करें, छोड़ दो। फोन बंद कर। टेक्नोलॉजी का मैं कह रहा था कि वैसे ही हमारा बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड खड़ा हुआ है। तो टेक्निकली तो ये ठीक लगता है। बाकी यही है कि हम जो एक्सपोर्ट करते हैं ना, तो बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं है ओवरऑल। मैं अगर कहूँ तो बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं है हमारा। फर्क पड़ेगा, लेकिन इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला हमारे। बाकी ये है कि हमारी टीम भी जा रही है पाकिस्तान से कोई नेगोशिएशन करने। और इंशाल्लाह बेहतर होगा। अभी जो इसकी सिचुएशन है ट्रम्प की, वो जो है ना, वो कुछ ऐसी है कि इस वक्त बिल्कुल नॉन सीरियस एटीट्यूड है। नॉन सीरियस एटीट्यूड का मतलब यही है कि अभी ये कुछ नहीं होने वाला। ये जो इतनी इतनी बड़ी सी जो चीज़ है, इतना बड़ा डिसीजन है, ये इतने आसानी से नहीं होता। वो बिल पास करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, वो इतनी आसानी से नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये है कि ये यूएस के अपने लिए बहुत खराब है। और सबसे ज़्यादा एहतजाज वहीं पे ही हो रहा है। तो ये चीज़ इतनी आसानी से नहीं होने वाली, ठीक है। हुजैफा भाई वो एक खबर आई तो है, वो टिकटॉक पे अगर जी हमारी टर्म्स मान ली तो हम चाइना को रिलीफ दे देंगे, उसका इनडायरेक्टली वो निगोशिएशन कर रहा है, आप खुद ही अपने फैसले की खबर आ गई है टिकटॉक वाली बात पे कि भी टिकटॉक अगर अपनी सारी चीजें पूरी कर लेता है तो हम कल टिकटॉक चाइना क्या? को रिलीफ दे देंगे। टिकटॉक कोई उन्होंने बैन लगाया था 90 डेज का, कि भी 90 डेज के बाद टिकटॉक बैन हो जाएगी अगर इसका सर्वर वगैरह हर चीज यूएसए में ना हुई ना। वो जो 3 महीने पहले उसने कहा था कि ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा टिकटॉक पे। तो 2 दिन पुरानी है ये वाली। अभी खैर, उसने रिसेंट ये कहा है कि खैर। अगर टिकटॉक वाली टर्म्स पे ये पूरा उतरता है तो फिर हम चाइना को रिलीफ देंगे टैरिफ पे। अच्छा, खैर, चलिए, खैर देखते हैं। अच्छा, EMA 20 का FX साइन क्या है? देखिए, EMA 20 जैसा आप लिखे, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, फिर उस पर सेटिंग में जाके 20 कर दें। अच्छा दानियल साहब, ILP का हमारा जो टारगेट था ना, वो 66 के करीब था। थोड़ा सा पहले ये रिबाउंड हो गया, थोड़ा सा पहले 65.5 से। तो बस 50 पैसे रह गया। मैं खुद 66.2 या 66 के पास सेल करने में इंटरेस्टेड था, लेकिन खैर मिस हो गया। आज इसने अच्छा रिबाउंड करा है। अगर मैं इसका इस तरह से चैनल बनाता हूँ ना, तो ये यहाँ से इस चैनल से रिबाउंड करता है। यहाँ से इसने इसको ब्रेक करने की कोशिश करी, लेकिन अगेन आज इसमें एक अच्छी मूव आई और वापस इसके अंदर चला गया। उम्मीद कर सकते हैं कि ये अगेन 65 रुपये तक जा सकता है, ठीक है। आज वेव जब लोअर लोग आ गया, मुझे इसका आइडिया नहीं। आज कहाँ है वेव जब लोअर लॉक? आपके लोअर लॉक पर आ गया।
एक मिनट, मैं वन बाय वन करता हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो देखिए, जो आप लोग ने अपना अपने अपने आइटम्स लिए हैं उसको बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं जो हम लोग ने आइटम लिए हैं, और उसमें अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी है तो बताएं, डिस्कस करें, फिर हम देखते हैं उसका क्या करना है। सही है, मैं आपको टेक्निकली भी बताऊंगा, और अगर आपको उसमें से कुछ स्विच करना है तो भी मैं बताऊंगा आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो जफा भाई, ऑक्टोपस 50 से और नीचे जा सकता है? भाई जाने को तो ये 35 पे भी जा सकता है। ये भोपाली ने भी बस समझ ले कि ये जो थी ना इसकी सपोर्ट, ये वाली सपोर्ट 16 रुपए वाली, ये बड़ी अच्छी सपोर्ट थी। और ये यहाँ से बड़ा शानदार रिबाउंड करता था। अगर आप देखते हैं, ये 16 रुपए से लेकर इसने 25 रुपए गया, फिर 16 रुपए से लेकर 23 रुपए गया, फिर 16 रुपए से 24 रुपए गया, इसी बेसिस पे। और ये वीकली एमएससीडी और ये सारे इंडिकेटर और ये जो पिवट पर आया हुआ था अपनी सपोर्ट पे, इसकी बेसिस पे मैंने यहाँ पे कहा था आपको एवरेज जरूर करें। लेकिन जो इसके साथ वही वाली हरकत हुई, जो अचानक से मार्केट में जो सेलिंग प्रेशर आता है ना, तो इसके साथ सेलिंग प्रेशर आया और सही सपोर्ट तोड़ दी, बस इस बेचारे के साथ यही हुआ है। अदरवाइज रूपाली इस वक्त लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा आइटम है। इसके शायद फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा नहीं अच्छे होंगे, लेकिन ये वैसे लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा आइटम है। आप इसको देखें, मैंने इसको 3 मंथली चार्ट पे देखा, लॉन्ग टर्म आइटम। तो लॉन्ग टर्म आइटम में ये अगर आप देखें तो ये 8 रुपए से तकरीबन 40 रुपए गया था, फिर उसके बाद ये 12.8 रुपीज से 51 रुपीज तक गया था, फिर अब ये तकरीबन 15 रुपए पे खड़ा हुआ है। तो उम्मीद है इसको अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ देना तो ये अच्छा खासा जाएगा। तो हम तो 30-40 नहीं लगाएंगे रेट, लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि हम 25 रुपए तक रख लें इसका रेट, या 28 रुपए तक रेट रख लें। ठीक है, तो आप लोग का अगर इसका रेट रूपाली का 20 रुपए तक के करीब करीब भी है ना, इसको छोड़ दें, अब इसको मजीद एवरेज करने की जरूरत नहीं। सही है, कोशिश करें इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ना हो, क्योंकि ये साइड बोर्ड आइटम है। और और क्या कहते हैं, साइड बोर्ड आइटम है, और उस लो वॉल्यूम आइटम है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं, और लॉन्ग टर्म आइटम। ठीक है। अच्छा, ऑक्टोपस डेफिनेटली, ऑक्टोपस तो फंसा वही है, लेकिन मैं अगर ऑक्टोपस का दिखाऊं चार्ट आप लोग को वीकली, ऑक्टोपस का मैंने इतने अरसे तक आप लोग को होल्ड क्यों करवाया ना, पहली बात तो ये देखिए। अगर मैं इसको देखूं, ये सारे इंडिकेटर्स होते हैं, इसको देखूं तो इसमें इस वक्त सेलिंग प्रेशर खत्म था और ये बाइंग प्रेशर की तरफ था, यानी कि अगर हम इसको कुछ अरसे होल्ड करें तो ये हमें प्रॉफिट देगा। भाई 75-76 तक तो जाएगा ही जाएगा। सही है, और ये जो है बहुत अच्छे से इसको सस्टेन कर रहा था यहाँ पर। ये जो इसकी 55 रुपीज की जो सपोर्ट है, आप देखेंगे 55 रुपए से तकरीबन 55 या 58 रुपए वाली, इससे इसने मूव दिया तकरीबन 114 तक। फिर उसके बाद इसने ये 55-56 से आकर फिर इसने दिया 121 रुपए तक। तो अभी वहीं पे ही आया था, और इसके साथ भी वही हुआ कि जैसे ही मार्केट में एकदम सेलिंग प्रेशर आया, इसने अपनी ये सपोर्ट तोड़ दी। लेकिन उम्मीद है मुझे भी अभी भी कि जैसे ही मार्केट रिकवर होगी और जैसे ही ये 55 रुपए से ऊपर क्लोज हो जाएगा तो फिर इसमें बुलिश रैली आ जाएगी। अच्छा, ये मैं आप लोग को इंडिविजुअली स्टॉक्स का ग्राफ दिखा रहा हूँ, और फिर मैं एंड में आप लोग को बताऊंगा कि अगर आप लोग को किसी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं आप लोग ना, तो आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। भले 100% नहीं, आप 20%, 15% किसी में कन्वर्ट कर सकते करना चाहें, ताकि आपका रिस्क जो है बहुत ज़्यादा अगर किसी में है, मिसाल है बीजीएल है, ऑक्टोपस है, किसी में, तो आप किसी ऐसे आइटम में कन्वर्ट कर लें जो आपको समझ में आ रहा है कि हाँ यार ये बहुत अच्छा है, और फंडामेंटली भी बहुत अच्छा है, डिविडेंड भी देता है। तो उस पे जो कन्वर्ट करेंगे ना, उसका भी एक स्टॉप लॉस आप जहन में रखिएगा। ठीक है, ताकि अगर वो आइटम चलता है तो आपका समझ लें एक तरह से लॉस रिड्यूस होगा। अच्छा।
एजीटीएल की कॉल फॉलो करें। एजीटीएल की जो कॉल दी थी ना, वो कॉल फॉलो फॉलो करें। और एजीटीएल भी अपना क्या कहते हैं, EMA 20 सस्टेन कर रहा था। अभी इस वक्त EMA 50 है, और मुझे लगता है यहीं से ये रिबाउंड कर जाएगा। आप इसका स्टॉप लॉस इसके नीचे लगा सकते हैं। एजीटीएल की जो मैंने कॉल दी थी, उस कॉल को बस आप लोग फॉलो करें। उसका अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो। और एजीटीएल ने हमारा टारगेट भी हिट करा था। अगर आप लोग ने पहले टारगेट पे सेल नहीं करा, तो आप लोग को पता होना चाहिए फिर मुझे क्या किस तरीके से एग्जिट करना है। एजीटीएल का स्टॉप लॉस 490 था। और 490 पे सिर्फ 4%, 4.5% का इसका अ, इसका लॉस होता है। तो उसूलन आप लोग को सेल करना चाहिए था। या तो टारगेट पे सेल नहीं करते, तो आपको स्टॉप लॉस पे सेल करते, तो यहाँ पे ये आप लोग मिस्टेक करते हैं। एनीवेज, अगर अब इसका चार्ट देखूँ तो इस वक्त बहुत ही ज्यादा ओवरसोल्ड पड़ा हुआ है ये। इसकी जो है RSI 18 पर है डेली चार्ट पर। और इतनी कम RSI इसकी अगर मैं देखूँ तो 2023 में आई थी जनवरी में। अगर आपको चार्ट नजर आ रहा है, इतने सारे अगर सवाल करेंगे तो मैं कैसे बताऊंगा। चार्ट नजर आ रहा है, ये देखे। इतनी खराब RSI 15 इसकी आई थी 2023 में। और इस ये इस वक्त इसकी प्राइस थी 264, और फिर यहाँ से ये रिबाउंड हुआ था। और मैक्सिमम ये जो गया था 298 गया था कुछ अरसे में, वरना लॉन्ग टर्म तो ये बहुत ऊपर गया था। तो यहाँ से इसने अच्छी रिकवरी दी थी। तो इसकी RSI अभी इस वक्त बहुत ही ज़्यादा कम है, ओवरसोल्ड, हाईली ओवरसोल्ड खड़ा हुआ है। तो उसे ये अपनी सेकंड सपोर्ट पर खड़ा हुआ है आकर। तो यहाँ से रिबाउंड इसका बनता है, ठीक है। और 500 रुपये से ऊपर जाएगा यहाँ पर। अगर आपके पास कैश मौजूद है, और आप इसका रेट अगर 500 से नीचे कर सकते हैं आफ्टर एवरेज, तो फिर आप इसको ज़रूर बाय करें, सही है। ठीक है शामिर साहब। और BGL 10,000 किस रेट पे आपने बताया नहीं। ANL का ये है, ANL लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा है। ANL का अगर आपका 8.5 से 9 रुपए का है, तो भी आपका कोई मसला नहीं है इस पे। तो ये अभी फिलहाल ANL को एवरेज ना करें। जो आइटम लॉन्ग टर्म होते हैं ना, उनको अभी एवरेज ना करें, उनको आप सुकून से लेके छोड़ दें। ठीक है, जो क्योंकि जो जिनको चलना ही बहुत अरसे बाद है, उनको अभी एवरेज करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो जब चलेंगे अचानक से चलते हैं। सही है। और ANL भी ऐसे कुछ आइटम ऐसे होते हैं जो हमारी ना पूरी रैली में नहीं चले, तो वो आइटम एक तरह से सेफ होते हैं फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो वो चलेंगे। और ANL ऐसा नहीं है, कोई डिफॉल्टर कंपनी नहीं है। ANL का अगर मैं फंडामेंटल्स देखूँ, तो ANL कोई मतलब ऐसी कंपनी नहीं है जिसके फाइनेंशियल्स बहुत खराब हो। इसकी प्रॉफिटेबल कंपनी है। ऑल्दो इसको प्रॉफिट कम हुआ है, लेकिन ये कंपनी हमेशा से प्रॉफिटेबल है। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये बेहतर होगा इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट भी। ये इसका आगे जाके बेहतर है। और टेक्निकली भी लॉन्ग टर्म अच्छा है, तो इसको एवरेज करने की जरूरत नहीं है। 9 रुपए पे भी आपका है, तो इसको छोड़ दें अभी इसको। ठीक है, एवरेज करके मजीद कैश अभी ना रखें। इससे बेहतर है किसी शॉर्ट टर्म आइटम पे कैश लगा, ठीक है। एवीएन ने इसकी जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट थी, ट्रेंड लाइन सपोर्ट, वो उसने ब्रेक कर दी इस हफ्ते। वरना ये इसको बहुत टाइम से इसको सस्टेन कर रहा था। और इसकी जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट है, ये कोविड के टाइम से है। कोविड में ये एवीएन 10 रुपए का हो गया था। कोविड में ये आइटम 10 रुपए का हो गया था। अब आप ये देखें, जब कंपनी सही हो, अच्छी कंपनी हो, तो वो आइटम रिकवर करता है।
कोविड से पहले 38 रुपए का इसने हाई बनाया, या नॉर्मली ये चलता था 20-25 रुपए का चलता था। तो ये 10 रुपए का हो गया था कोविड पे, और कोविड के बाद जो इसकी रिकवरी आई तो ये गया था 89-90 तक चला गया था, 91 रुपीज तक किया था। और इस ट्रेंड लाइन को ये काफी टाइम से सस्टेन कर रहा था। यहाँ पर आके जो जो परसों वाली जो सिचुएशन हुई ना, इससे सारा बेड़ा गर्क कर दिया, सारी सपोर्टें तोड़ दी इसकी। तो एविन की भी सपोर्ट टूटी, आप देखें ये इसी वीक हुआ है इसके साथ ये, जो काफी टाइम से इसको सस्टेन कर रहा था यहाँ पर। और चांसेस यही लग रहे थे कि ये यहाँ से बहुत अच्छा सा रिबाउंड करेगा, और ये रिबाउंड करता और उसके बाद 74-75 तक ये चला जाता। लेकिन खैर यहाँ से इसने ब्रेक करा, तो अब इसको यहाँ से सपोर्ट लेनी चाहिए। यहाँ से सपोर्ट लेगा इंशाल्लाह, फिर यहाँ से फिर ऊपर की तरफ जाएगा। अगर आप लोग के पास कैश है और बहुत ज़्यादा पैसा एवीएम में स्टक नहीं है, और आप एवरेज कर सकते हैं, एवरेज करने के बाद आपका पोर्टफोलियो लेट सपोज एवीएम में 25 से 30% होगा एवरेज करने के बाद, तो आप लोग यहाँ पे एवरेज कर लेगा 45.3 पे, या 45.5, 46 के पास। ठीक है। बट भी आप लोग को इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया था, और उसके साथ भी इस हफ्ते यही हुआ। ज्यादातर आइटम जो है ना जो खराब हुआ है वो एक हफ्ते के अंदर हुआ है। ऑक्टोपस ने भी सपोर्ट इसी हफ्ते तोड़ी है, एवियन ने भी इसी हफ्ते तोड़ी है, और जितने भी आइटम है इसी हफ्ते तोड़े। यहाँ पर ये जो था आपका एबर्ट, ये एबर्ट ने लो बनाया था 1010 का, यहाँ से कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा था, और हायर हाई हायर लो बनाते बनाते ऊपर जा रहा था, और ये अपने EMI 20 से ऊपर आ गया था। इट मीन्स के ये यहाँ से एक एक और क्लोजिंग ऊपर दे देता तो इसका बहुत अच्छा सिग्नल बन जाता, और फिर ये 1500 के करीब इसको जाना था यहाँ पर, जो इसका टारगेट हो जाता लॉन्ग टर्म। लेकिन वही जो ग्लोबल क्रैश आया इसकी वजह से सारे आइटम मार्केट रेट पे किसी ने लोअर लॉक लगा के सेल करे, तो ये इधर देखो आए। मैं अवेलेबल हूँ, अगर तुम इंडेक्स का चार्ट लगा दोगे थोड़ी देर के लिए तो मैं जरा उस पे एक चीज बस मुझे बतानी है तो यार, मैं जरा प्लान पे। अच्छा ठीक है, ये ले भाई। तुम कंटिन्यू करना उसके बाद। मैं ये कह ठीक रहा है, अच्छा था, मेरी इसमें बात डे सुन ली का थी चार्ट। आपने? डे के हाँ मैंने सुन चार्ट, ली थी, वहां तक सुन ली थी, वीकली तक। हाँ डे के चार्ट पे इतनी बड़ी सी एक गलत कैंडल बन गई है, तो इसलिए मजा नहीं आ रहा। ये खैर, तो गलत है, इसका कोई मसला नहीं है। हाँ समझ नहीं आ रहा इसमें कहाँ बन रही है। अच्छा, इसमें अब तुम जो है वो ट्रेंड लाइन लगाओ जो कि अपना, इसको थोड़ा इधर नाम है। हाँ, हाँ ये इसको ट्रेंड लाइन लगाओ, ये जो एक ये हाई लो जो बना था यहाँ से, जो जो सबसे पहले जो बना था। हाँ यहाँ से, हाँ सीधा। हाँ ट्रेंड लाइन। हाँ थोड़ा सा ऊपर कर दो, और कोई मसला नहीं। अभी कहाँ पे मार्केट? अभी बिल्कुल यहीं पे, ये जो ग्रीन की जो ये विक नजर आ रही है ना। हाँ, तो हम हाँ ट्रेंड लाइन देख तो रहे हैं तो दूसरे ये, टाइम फ्रेम में देख लेते हैं, उसमें तो सही हाँ आ इस रहा है तरह कैंडल। देख लो, ये हाँ यूं सही, इस पे सही है। अच्छा, थ्री आवर्स ये पे जो देख लेते ट्रेंड हैं। लाइन है ना, ये अभी तक इसके ऊपर ही मतलब क्लोजिंग आई है आज की भी, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से जो है ना, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। लेकिन एक चीज बस जो खराब हुई है मेरे हिसाब से, कि डेली के ऊपर EMA 50 जो है ना, उसके नीचे थोड़ी सी मतलब क्लोजिंग आई है। तो वो कल कल मेरे हिसाब से कल अच्छा मतलब कभी भी एक दिन की जो मतलब क्लोजिंग आती है वो चीज डिफाइन नहीं करती किसी चीज को। तो कल की भी जो क्लोजिंग जो है वो इससे फिर EMA 50 के ऊपर आनी चाहिए। अगर EMA 50 डेली के ऊपर कल की मतलब क्लोजिंग ऊपर आ जाती है, तो फिर जो है हम मत कहेंगे कि यार ठीक है, ये ट्रेंड जो है ना वो अभी हमारा कंटिन्यू रहेगा, और ये जो सपोर्ट बनी हुई है ट्रेंड लाइन की, इसको भी जो है मार्केट रिस्पेक्ट करेगी। लेकिन ऑब्वियसली अगर इसके नीचे क्लोजिंग आ जाएगी तो ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो जाएगी सपोर्ट की, और क्लोजिंग इसके के नीचे आ जाएगी, तो थोड़ा सा काम खराब हो जाएगा। और फिर दोबारा 1,10,000 जो है वो हमारा लास्ट रिजॉर्ट होगा, बिल्कुल आखिरी। कि अगर वो लास्ट जो चीज है वो अगर वहां पे वहां से जहां से अभी ये विक बनी हुई है वीकली वाली, ये दोबारा अगर हिट होती है जाके, तो इसके मोस्ट प्रोबेबल इतनी जल्दी हिट होने के बाद चांसेस यही होते हैं कि ये भी ब्रेक हो जाए। ठीक है, ये मेरा अपना मतलब एनालिसिस है। तो अगर ये ब्रेक हो जाती है
तो फिर मेरे हिसाब से जो है ना वो आपको सब कुछ बेच बाच के जो है ना जो भी आपके हाथ में आता है वो निकल जाना चाहिए। अल्लाह करे ऐसा ना हो, ये नौबत ना आए, लेकिन ये कि मतलब वर्स्ट केस सिनेरियो मेरे हिसाब से ये पहला जो है वो लाइफ लाइन जो मैंने बता दी वो ट्रेंड लाइन जो है सपोर्ट की है, और ईएमए 50 के ऊपर कल क्लोजिंग मार्केट को देनी चाहिए, जो कि 1,14,250 तकरीबन बनता है। ठीक है। और ये ट्रेंड लाइन को भी रिस्पेक्ट मिल जाएगी। दूसरी फिर लास्ट जो है वो 4,000 पॉइंट और आपको सब्र करना पड़ेगा, और फिर 1,10,000 जो कि वो है वो आपका फाइनल जो है वो चेक पॉइंट है। उसके बाद जो है ना फिर काम खराब हो जाएगा मेरे हिसाब से। बस यही था, मुझे यही डिस्कस करना था, बाकी तुम कंटिन्यू करो। आप अभी कहीं जा रहे हैं? हाँ, मैं जरा मिल पे जा रहा हूँ। अच्छा, ओके, ठीक है, ठीक। अच्छा, ओके। ये अरसलान भाई ने अपनी एनालिसिस दी। मेरे हिसाब से जो है ना, जैसे उन्होंने बताया ट्रेंड लाइन का ना, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन है। लेकिन ये ट्रेंड लाइन को क्योंकि ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है, यहाँ पे इसने तोड़ा था, तो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि हम इसको काफ़ी देर तक एनालाइज कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि इसने EMA 20 से सपोर्ट ले लिया है। बस अब इसको ब्रेक ना करे। वीकली चार्ट, क्योंकि हम वीकली चार्ट देख रहे हैं ना, तो कई वीक तक हमें यहाँ पे ये सता सकता है। ये जो जोन है कई वीक तक यहाँ पे तंग कर सकता है, यानी कि ईएमए जो 20 है, इस पे हो सकता है 2-3 हफ्ते भी लग जाए। लेकिन अगर इसको ब्रेक नहीं करता तो ठीक है, लॉस बढ़ेगा। जाहिर है, अगर 1,14,000 से वापस 1,10,500 के करीब अगर मार्केट दोबारा आती है, लेकिन इसको ब्रेक नहीं करती, तो डेफिनेटली रेट मजीद नीचे गिर जाएंगे। सही है, ऐसा ही होता है। वापस उसी रेट, उसी डबल बॉटम बनाए, तो रेट आपका जो फर्स्ट टाइम बॉटम बनाया था, जिस वक्त आपका पोर्टफोलियो था, उससे नीचे ही चला जाएगा। लेकिन इसको सस्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे नज़दीक। ये वाला EMA 50 सस्टेन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि EMA 50 पे ऑलरेडी ये एक दफ़ा यहाँ पे टेस्ट करा इसने, फिर यहाँ पे टेस्ट करा, और अब यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश करी, तो हो सकता है ये नीचे आ जाए। सही है। ये सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है बस। ये अगर 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता अगर सस्टेन कर लेता है, तब तक जो भी सिचुएशन होगी ग्लोबली वो सामने भी आ जाएगी। और अगर नेगेटिव भी सिचुएशन है, बहुत हाईली नेगेटिव भी होती है, उसके बावजूद अगर इसको ब्रेक नहीं करता, तो हमारे लिए पॉजिटिव और फिर ये ऊपर जाएगा। बस इसको ब्रेक जिस दिन करा, तो बस समझ जाए कि मामला बहुत खराब है। ठीक है। अच्छा, मैं आप लोग को इंडिविजुअल आइटम्स का बता रहा था, एबट का मैंने बताया। हुजैफा भाई खबर आई है अभी, हाँ। ट्रम्प ने, अभी एक खबर आई है, गंदी खबर ट्रम्प नहीं ने बताना यार। चाइना के अलावा अच्छी खबर बताने लगी। ट्रम्प ने चाइना के अलावा पूरी दुनिया के लिए 90 डेज का होल्ड कर दिया अरे टैरिफ। वो पुरानी खबर है, वो झूठ थी यार। भाई, पुरानी खबर क्यों लेकर आ रहे हैं यार, उमर साहब? अभी एक आई तो है। हद है कसम से यार। अच्छा चले, मैं एक कंफर्म मिनट, करता हूँ। एक मिनट, एक मिनट, ये वैसे अभी नहीं, ये अभी आई। खबर ये खबर अभी 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 आ रही है हाँ, मैं देख मुजफ्फर रहा भाई। हूँ, देख रहा हूँ, देख रहा हूँ, ये जो 10 मिनट खबर अगो है लिखा हुआ ये है। अभी आ रही है। हाँ, मैं हाँ, आपको सही वाली बता रहा हूँ, बोलो बोलो। हाँ, हाँ, सही बता रहे हैं यार। मैं चाह रहा हूँ कि सही खबर मिले, इसलिए मैं पहले कंफर्म कर रहा हूँ। ट्रम्प अनाउंसेस 90 डे टैरिफ पॉज फॉर एटलीस्ट सम कंट्रीज। ट्रम्प रेजेस चाइना टैरिफ। पागल हो गया। 125 पे कर दिया। खैर, ये लोग आपस में खेलते रहेंगे। चाइना कहेगा कि जो है ना, हम किसी से डरते नहीं है, तुम 125 कर लो, हम भी 125 कर लेंगे। तो ये चलता रहेगा। चाइना ये सब चीजें बर्दाश्त कर सकता है, चाइना सुपर पावर है। ठीक है। तो अच्छा, बताओ, 90 डे। हमें 90 डे ही चाहिए भाई। 90 डे 3 महीने होते हैं, और अप्रैल, मई, जून, तब तक मार्केट को 1,35,000 पे पहुंचना है। उसके बाद सब चीज सेल ऑल का बटन दबाना है। जो हाथ में आ जाए आ जाए। ये देखो, हो गया। मैं आपको अभी तक क्या ग्राफ दिखा रहा था? 3 डे का मैंने क्या बताया था? ये देखो, खत्म हो गई कहानी भाई। फिनिश। कल लाओ मार्केट हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो आप लोग को मैंने ये ग्राफ दिखाया था स्टार्टिंग में कि भाई ये रिबाउंड हो रही है, और इस पे बुलिश डाइवर्जेंस आ रही है। मैंने आप लोग को ये बताया था यार। माइक थोड़ी देर के लिए बंद करें हम लोग सब, प्लीज। अच्छा, मैंने आप लोग को बताया था, अरसान भाई ने भी ये बताया था कि बुलिश डाइवर्जेंस आ रही है। मैंने RSI खोल के दिखाया था, बुलिश डाइवर्जेंस नजर आ रही है, MACD पॉजिटिव है। और आपने देखा ये जो इसने, ये वाला जो EMA है, ये इसकी रेजिस्टेंस है, इसने इसको भी ब्रेक कर दिया।
मुझे ये लगा था कि इसे टच करके फिर नीचे आएगा, इसको भी ब्रेक करके ऊपर जा रही है। इट मीन्स के सिचुएशन बहुत बहुत ज्यादा बेहतर हो गई है। अब चले हम ग्लोबल मार्केट को देखते हैं क्या सिचुएशन है। खत्म हो गई कहानी। 6% अप, 7% अप, 9% अप, 7% अप। चलो भाई, 1%, 4%, 2%, 4%। और ये जो गरीब मार्केट है मेरे ख्याल में ये बंद हुई हुई है आई थिंक। तभी इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रही है। आप देखें ये मार्केट जो है ना बंद हो गई होगी। यूरोप में अभी इस वक्त क्या टाइम चल रहा है, आई डोंट नो, क्योंकि ये अपडेट नहीं हो रहा है। इक्कीस के मार्केट बंद है, ये वाली मार्केट खुली हुई है। और ये वाला जो आप देख रहे हैं ना, ये समझ लें ये वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, इसको इग्नोर करें। ठीक है, ये वो नहीं है जिस तरह से हमारा KC 100 इंडेक्स है, इसको इसको इग्नोर करें। ठीक है, इसको हम बंद नहीं कर सकते क्या? खैर आप ये देखें, मार्केट 6, 7, 8, 9%। और तो बस कल से लॉ मार्केट हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, आप लोग को अभी कुछ और इनपुट देना है भाई? इस तरह की खबर ला दें यार प्लीज। एक रिलीफ मिला, चलो मैं ये शेयर कर देता हूँ ग्रुप में। मुजफ्फर भाई मैंने तो अच्छी खबर दी है आपको। शुक्रिया भाई आपका बहुत बहुत। ये कोई तमीज तरीके का रिबाउंड आया है, और कल से इंशाल्लाह आप देखेगा अपनी मार्केट में भी बहुत जबरदस्त रिबाउंड आएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया, आज देखिए। यूएस की मार्केट भी अच्छी होगी, ट्रम्प ने यूटर्न ले दिया। अच्छा, मैंने आप लोग को ही बताया, देखिए कोई भी आइटम ना, एक चीज आप लर्निंग के लिए भी देख ले, कोई भी आइटम अगर वीकली चार्ट का अपना EMA 20 तोड़ता है, जैसे कि एबर्ट ने अभी तोड़ा। लेकिन इस बेचारे गरीब की वजह भी यही थी कि जो है ना, वो जो न्यूज आ गई, अदरवाइज ये सकून से ऊपर जा रहा था। लेकिन इसकी एक अच्छी चीज ये है कि अपने पिवट, वीकली पिवट पर आ गया और यहाँ से इसने सस्टेन किया है। और अगर कल ये यहाँ से अगेन EMA 20 से ऊपर बंद हो जाता है, यानी कि 50, 60, 70 रुपए एक हफ्ते के अंदर ऊपर चला जाता है, तो फिर इसके लिए वापस वही वाली सिचुएशन खुल जाएगी 1500 वाली। ठीक है। अच्छा, और मैं आप लोग को जो बताना चाह रहा था, टाइम ज़्यादा हो जाएगा, कि अगर आप लोग किसी भी चीज़ में पैनिक में हैं, फॉर एग्जांपल ऑक्टोपस में है और BGL में, किसी भी वजह, किसी भी आइटम में पैनिक में है ना, और अगर आप लोग चाहते हैं कि यार पता नहीं कौन सा आइटम है, मैं ऐसा आइटम ले लूं जो फंडामेंटली भी बहुत अच्छा है और उससे लॉस रिकवर हो जाएगा, तो मैंने आप लोग को दो आइटम बताए थे FFC। अब इसके पीछे भी ये भी मैंने टेक्निकली बताए थे, आप इस बेसिस पे आप ले सकते हैं। और ये FFC इतना इम्पोर्टेंट आइटम है PSX का, जिस दिन FFC ने अपना वीकली क्लोजिंग EMA 20 से नीचे दे दी, तो समझ लें उस दिन PSX ने भी अपनी क्लोजिंग EMA 20 से नीचे दे दी, कहानी खत्म हो गई इसकी। तो अभी भी ये जो है पैनिक की वजह से यहाँ पर आ गया था, क्योंकि बहुत लो वॉल्यूम से इसको मारा था। तो बहुत लो वॉल्यूम से कोई आइटम मारता है तो फिर वो इसी तरह की सिचुएशन होती है। अदरवाइज ये यहाँ पे अभी भी यहाँ पे खड़ा हुआ है EMA 20 से ऊपर। तो आप लोग यहाँ पे ले सकते हैं। इसका टारगेट ये रख सकते हैं 498। और इसका जो स्टॉप लॉस लगा सकते हैं ना, ये EMA 25 पे स्टॉप लॉस इसका लगा सकते हैं, जो कि बनेगा 349। या ये जो विक बनी है 344, इससे नीचे 343 का आप स्टॉप लॉस लगाकर इसको ले सकते हैं। और 498 का आप टारगेट इसका समझ लें फाइनल टारगेट होगा। 498 से प्लस माइनस कुछ हो सकता है। और 360, 61 रुपये पे अगर आप खरीदते हैं, 38% का प्रॉफिट है। 38% का प्रॉफिट है। और अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, तो 343 डिवाइड बाय 361, 4.9% का स्टॉप लॉस। तो 37%, 35% का स्टॉप लॉस और 5% का आपका, 35% का टारगेट और 5% का आपका स्टॉप लॉस। तो ये एक अच्छी डील होगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि मुझे किसी भी आइटम में लॉस रिकवर करना, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। आप लोग अगर चाहते हैं लॉस रिकवर करना, लेकिन आपको डर है कि यार पता नहीं यार, कहीं ऐसा ना हो कि जैसे ही मैं बेच दूँ वो आइटम ऊपर चला जाए, तो आप ये भी कर सकते हैं, पार्शली भी कर सकते हैं। अगर आपका पोर्टफोलियो बहुत हद तक किसी एक ही आइटम में इन्वेस्टेड है, लेट सपोज 40-50% इन्वेस्ट है किसी भी आइटम में, तो आप उसको थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं। लेट सपोज किसी किसी का आइटम, किसी का पोर्टफोलियो 60% ऑक्टोपस पे खड़ा हुआ है, या BGL और ऑक्टोपस मिला के 60% है, तो आप 10-10% दोनों का सेल करके, यानी कि टोटल आप इन दोनों में होल्डिंग 60 से 40% कर सकते हैं।
और जो 10% दोनों में से 20% निकाला, उसका आप FFC ले सकते हैं इसी स्ट्रेटेजी के साथ। 343 का स्टॉप लॉस होगा, 498 का मेरा टारगेट होगा, ठीक है। ये हो गया। अब मैं OGDC भी बता रहा हूँ। इस इस रिस्क को फर्दर मिनिमाइज करने के लिए आप एक के बजाय दो आइटम पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, दोनों फंडामेंटली बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, ठीक है। और FFC का तो मैंने बता दिया कि FFC की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है कि जिस दिन FFC ने अपना EMA 20 ब्रेक करा, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तबाह हो गई। मेरे हिसाब से ऐसा ही है, ठीक है। और सेकंड आइटम OGDC है। इसको बहुत ही अहमियत इसलिए हासिल है कि इसमें सर्कुलर डेट वगैरह की इसकी न्यूज़ चल रही है, और अभी भी IMF में और रेकोडेक वाले जो की जो न्यूज़ है, इसमें OGDC का बड़ा हाथ है। तो आप ये देखें कि PPL की मैं बात नहीं कर रहा, मैं OGDC की बात कर रहा हूँ। और इतना ज़्यादा नेगेटिव मार्केट होने के बावजूद इसने इससे नीचे क्लोजिंग नहीं दी, यहीं पे खड़ा हुआ है। और इसका भी स्टॉप लॉस आप किस तरीके से लगा सकते हैं, ये इसने जो लो बनाया है 224 का, आप भी 223 का इसका स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। इसको मैं अगर 204 है, 203 का आप स्टॉप लॉस लगाकर इसका टारगेट 286 या 285 के करीब रख सकते हैं। अगर आप 286 लगाते हैं और 208 रुपये का ये मिल रहा है, वही अगेन 37% का प्रॉफिट जो FFC में था। और स्टॉप लॉस इसका 203 डिवाइड बाय 208, स्टॉप लॉस इसका सिर्फ 2.5% है। सही है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। कोई भी आइटम, हमारे कोई भी आइटम 37% लॉस पे नहीं है, 30% लॉस पे नहीं है, कम ही होंगे। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आई किसी को? क्लियर? मैंने आपको स्ट्रेटेजी बता दी है। और TRSM का तो भाई सबको पता है, TRSM ने अपना पहला टारगेट हिट करा था। और TRSM स्लो स्लो बड़ा अच्छे से ऊपर जा रहा है। TRSM की जो रेजिस्टेंस थी वो ये थी, ये वाली रेजिस्टेंस थी, जस्ट पे बार बार टकराता था, टकराता था, टकराता था, नीचे जाता था। यहाँ टकराया, इतना नीचे चला गया, यहाँ टकराया, इतना नीचे चला गया, फिर यहाँ टकरा के नीचे, अब इससे फाइनली इससे ऊपर गया। इसका टारगेट आपको 4.3 पहले बताया था, जो कि यही रेजिस्टेंस थी, जो कि हिट हो गया था और बहुत अरसे से यही घूम रहा था। और उसके बाद आप लोग को 5.3 का मैंने टारगेट बताया था, या 5.1 ऐसी कुछ बताया था मैंने टारगेट। इसने इसको हिट करा, ऑल्दो बस छू के वापस आया है, लेकिन इसने इसको हिट कर दिया। लेकिन अच्छी बात यह है कि स्टिल अभी भी ये ग्रीन कैंडल इसने बनाई है, और अगेन हो सकता है ये यहाँ पर जाए। लॉन्ग टर्म के लिए मेरा इसका टारगेट 7.2 रुपीज़ का है। लेकिन ये कब तक आता है इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है इसके पीछे एक बंदा लगा हुआ है और इसको कंटिन्यूअसली खरीद रहा है। अगर मैं इसके फंडामेंटल देखता हूँ, तो क्योंकि छोटी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, इसका इसके अगर फंडामेंटल्स देखो तो 2024 में इसको इतना प्रॉफिट हुआ था। और 2025 ये 4 क्वार्टर का है मिला के 21,000, और एंड में 3 जीरो लगा दें, इतना प्रॉफिट हुआ था। और अभी 2 क्वार्टर में 9 और 6, तकरीबन 15,000। यानी 2 क्वार्टर में और मिला दें तो इसका इस पिछले साल से ज़्यादा प्रॉफिट इस वक्त इसका एक्सपेक्टेड है। एनुअल एनुअल अगर आप देखें तो फंडामेंटली भी ये ग्रोइंग है, टेक्निकली भी अच्छा लग रहा है। इसके पीछे न्यूज़ भी आ रही है कि बंदा एक इसको कंटिन्यूसली बाय कर रहा है। इसका जो टारगेट है 5 रुपये से 5.2 5.3 तक आप रख सकते हैं। और लॉन्ग टारगेट इसका 7.2 रख सकते हैं, लेकिन फिर उसका पता नहीं है कब तक आएगा। सही है। अच्छा जी, 5.2 एवियन से एग्जिट करके शॉर्ट टर्म आइटम ले लें। एवियन भी अगर मैंने आपको बताया था कि एवियन की जो वीकली और मंथली सपोर्ट है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहलाएगी। वो 45 रुपीज़ के पास है, बहुत करीब है, ठीक है। तो यहाँ पे सेल करना मैं तो नहीं करूँगा। और इसकी RSI अभी देखें तो 21 रुपीज़ पे इसकी RSI है। 21 रुपीज़ इसकी जो RSI, लास्ट RSI जो आई थी वो इस दौर में आई थी, तकरीबन मई
जून 2023 के करीब। इसका उस वक्त रेट 40-41 रुपये था, और उसके बाद इसने नॉन स्टॉप 53 रुपये तक गया था। और अगर उसके बाद अगर रैली देंगे 61 तक गया, उसके बाद अगर देखें तो 70 पर गया था। तो इंशाल्लाह मार्केट रिबाउंड होगी, ये भी रिबाउंड होगा। लेकिन मैंने ये बताया, जिस चीज़ में आपको लॉस बुक करना है, आप लोग को मैंने 2 आइटम बता दिए, ये अब आप लोग को खुद डिसाइड करना है कि मैं क्या करूं। और अगर आपका बहुत ज़्यादा किसी भी आइटम में इन्वेस्टेड है, उसमें से थोड़ा सा बेचे। मैं एक कैलकुलेशन आप लोग को दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपका 50% पोर्टफोलियो में 20% का लॉस हो रहा है, ठीक है। 50% के पोर्टफोलियो में 20% का लॉस हो रहा है, तो ओवरऑल पोर्टफोलियो में आपका टोटल पोर्टफोलियो में कितने परसेंट का लॉस है? बताएं जल्दी से, मैच करके बताएं। अगर 50% पोर्टफोलियो में 20% का लॉस हो रहा है, तो टोटल आपका लॉस कितना होगा? कंसिडर करते हैं, बाकी रेस्ट ऑफ द 50% पे आपको ब्रेक इवन है आपका, या फ्री कैश। अच्छा, मीनवाइल अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। हुज़ैफा। मुझे आपसे ये पूछना था कि ऑक्टोपस और एवियन, हम्म। ये देखना होगा कि इनकी नॉर्थ अमेरिकन क्लाइंटेज कितनी है, उसकी वेटेज कितनी है इनके क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में। हम्म। अगर उस तरह के कोई खदशात हैं तो मुझे लगता है कि ये दोनों रिस्की हो गए हैं। ये आपके कैसे पता टेक्निकल्स लगेगा? की मतलब है मुकम्मल। इनकी ऑफ रिपोर्ट कोर्स देखनी इनकी पड़ेगी इसकी। वेबसाइट से इनकी वो सारा जो है, अगर कोई ट्रांसपेरेंसी हो चैट जीपीटी से तो पूछ अपने रहा है। क्लाइंट्स तो ये तो दिए कोई हुए वैसे होते हैं अंदर का वेबसाइट्स के ऊपर। हाँ, ये वैसे अंदर का बंदा ज्यादा सही से बता सकता है। और जिस तरह आप बैठे हुए हैं, आपकी पेनिट्रेशन है मतलब ब्रोकरेज हाउसेस के अंदर, तो वहां पे जो रिसर्च टीम्स बैठी होती हैं उनमें जो भी टेक्नोलॉजी सेक्टर को देख रहा होगा, ही कैन टेल यू। सो ये थोड़ा सा प्लीज जो है ना, अगर हो सके मैं तो तो। ब्रोकर से बहुत अरसे से टेक्नोलॉजी का पूछ रहा हूँ। पता नहीं, ब्रोकर्स को भी शायद नहीं पता होता, या कुछ अंदर की बात नहीं बताते। क्योंकि मैं मार्केट में नहीं बैठा होता, मैं ऑनलाइन ही इनसे सब चीज़ पूछता हूँ, वहाँ पे उन ब्रोकरेज हाउस में नहीं बैठता मैं। अगर बैठता होता तो मेरे भी बहुत ज़्यादा लिंक्स होते, और मैं चीज़ें निकालने की कोशिश करता। बस मैं कॉल पे बात होती है, कॉल पे बहुत सारी चीज़ें हमें भी नहीं पता होती। लेकिन मेरा काफ़ी ज़्यादा ये मैं उनसे तस्करा करता हूँ कि यार आप एटलीस्ट मुझे तो बता दिया करें चीज़ें। तो ये लोग बहुत मुश्किल से कोई चीज़ शेयर करते हैं। लेकिन खैर, इसमें देखेंगे, इसमें मैं रिसर्च करूंगा कि अमेरिकन क्लाइंट्स कितना परसेंट है इनके। ठीक है, कि डेफिनेटली अगर ये मसले मसाइल जाएंगे, आईटी सेक्टर में भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। ठीक है, अब लेकिन देखते हैं। अभी जैसे कि वाली एक बहुत अच्छी न्यूज़ आई है कि इसने 90 डेज का पॉज करा है, जो कि बहुत अच्छी न्यूज़ है। और आप देखेंगे इससे जिस तरीके से एकदम से रिबाउंड आया है ना, 8% अप हो गई मार्केट। बहुत बेहतरीन सिचुएशन हुई है इसकी। खैर एनीवेज, तो जल्दी जल्दी कंटिन्यू करते हैं। मैं ये कहता कि 10% का लॉस होगा, ठीक है। 20% आइटम में 10% का लॉस होगा। और अगर आप उस पे से 50 में से, लेट सपोज 50% आइटम में 20% का लॉस है, आप उसमें से 15% या 20% आप बुक कर लेते हैं, तो यानी कि ओवरऑल पोर्टफोलियो में आपने कितना परसेंट बुक किया? लेट सपोज 4% या 5% आपका होगा, 4 या 5% आपने लॉस बुक किया। उस पोर्टफोलियो को, उस 20% को आपने एफएफसी या ओजीडीसी में, अगर आप चाहते हैं, ये टोटली आपके ऊपर है, आपने इस पे इन्वेस्ट किया, तो आपका पोर्टफोलियो का रिस्क थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि आपने एक ही तरह का आइटम लेके रखा होगा पूरे पोर्टफोलियो में। और दूसरा, ये आप फंडामेंटली, अगर आप समझते हैं कि फंडामेंटली स्टॉक्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो मैंने आपको 2 आइटम बता दिए, टेक्निकली भी बहुत अच्छे हैं वो अभी इस वक्त। तो आपका पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाई हो जाएगा, रिस्क एक्सपोजर भी कम हो जाएगा, और रिस्क लॉस मिनिमाइज होने के भी चांसेस होंगे। क्योंकि अगर एक आइटम नहीं चल रहा है, तो आइटम टेक्निकली सपोर्ट पे खड़े हुए हैं, और उनकी इंपॉर्टेंस मैंने बता दी आपको। और वो अगर ऊपर जाएंगे, समझ लें ओवरऑल आपका लॉस मिनिमाइज हो जाएगा। तो ये आप किसी भी आइटम के साथ कर सकते हैं, ठीक है। ऑल्दो आइटम्स, अगर आप आपका जैसे बीसीएल है, बीसीएल का अगर मैं देखूं तो बीसीएल भी वीकली चार्ट पे बाय कॉल दे रहा है, बीजीएल भी वीकली चार्ट पे बाय कॉल दे रहा है, और ऑक्टोपस भी बाय कॉल दे रहा है। सब दे रहे हैं, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। सही है, तो ये डिसीजन आपका अपना है।
और एनआरएल, एनआरएल को आप लोग एवरेज करेगा, अगर आप लोग के पास कैश है तो आप लोग 228 रुपये के पास आप लोग एवरेज करेगा इसको। ऑल्दो जरूरी नहीं यहाँ पर आए, ये यहाँ से भी रिबाउंड कर सकता है। ठीक है। और कोई क्रिटिकल सवाल है किसी के पास? अरसलान भाई, जरा माइक खोले जरा। जी। भाई न्यूज हाँ आ तो गई है, बताओ। न्यूज आ गई है, आपको पता लग गया? नहीं नहीं, मैं तो यार बिल्कुल अभी आउट हुआ हूँ दुनिया से, तो मुझे नहीं पता कुछ। अच्छा भाई, मुबारक हो, ये 90 डेज का पॉज की न्यूज आ गई है। और गुड यार। लेकिन चाइना पे नहीं है, लेकिन हमें क्या करना? तो कह रहे चाइना के अलावा। नहीं ऐसे ही है, चाइना हाँ, पे लगाए जो करना है करें। लगाए भाड़ में जाए चाइना। ये देखे मार्केट को, देखे क्या हुआ है, अचानक से एकदम शूट कर गई सारी मार्केट। नजर आ रहा है, बस सही नेस्डैक है। 8%, छह हाँ हाँ परसेंट से। हाँ, सही है। तो हम जो बस उस वक्त हम देख रहे थे, ये देखे इतनी बड़ी कैंडल बना हाँ दी समझ, इसने। ठीक है। वो डाइवर्जेंस भी प्ले हो गई और एमएससीडी ने भी अपना काम कर दिया, एमएससीडी ने ठीक भी है। काम दे दिया, और इसने EMA 20 से भी ऊपर क्लोजिंग दे दी। एक दो दिन इस तरह से नहीं, चलता ब्रेक है, कर इंशाल्लाह दिया बेहतरीन हो बस, जाए। ये 20 से ऊपर अगर मतलब क्लोज आ जाए वो भी अच्छा है, तो अगले दिन वैसे ही फिर सही हो जाएगा। हम्म। चलो तो गुड है, अच्छी, चलो जाते जाते एक अच्छी चीज पता चल रही। गुड है यार, हम्म, जबरदस्त। बाकी GWLC का पूछ रहे हैं, GWLC का मैं बता भाई देता हूँ। मेरा हिसाब से तो हम तो यही कह रहे थे कि मार्केट का ये टॉप नहीं है, तो ये बात अल्लाह करे जो है वो सच हो, वो तो खैर सच हो चुकी है, मार्केट ने अपना नया टॉप तो दिखा दिया है। लेकिन खैर जो नहीं एक्सपेक्टेशन है नहीं, वो मेरे हिसाब से 135 की तो है। 135 की है। और इस दफा मेरा पूरा इरादा है कि 135 पे पोर्टफोलियो, जाहिर है अभी इस वक्त जितना है लॉस में भी है, अच्छा, उससे जितना भी बाकी ऊपर जो होगा सब हमेशा सेल जो ऑल। मार्केट का जो, हाँ मार्केट का जो हाई बनता है ना, वो हमेशा मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से डिसाइड होता है। तो जब 2018 या 2017 के अंदर जो भी मार्केट का जो हाई लगा था ना अपना 52 वाला, उस वक्त मार्केट कैपिटलाइजेशन जो था वो स्टिल उसके अंदर बहुत बड़ा गैप है, तो वो उसका तो टारगेट बहुत ज्यादा ही है। मतलब वो कह रहे हैं 160 तक अगर मार्केट जाएगी तब जाके वो आपका डॉलर टर्म्स के अंदर मतलब उस वक्त जाहिर सी बात है कि डॉलर जो है वो 105 रुपए का था। तो उस हिसाब से अगर कैपिटलाइजेशन आप आज के डॉलर रेट के हिसाब से निकालोगे, तो वो कहीं ऊपर बन रही है, जो कि तकरीबन लोग कह रहे हैं कि 160 165 के ऊपर रेट आ रहे हैं कि अगर मार्केट अपना हाँ, अपने फुल पोटेंशियल के ऊपर रह जाती है। तो लेकिन उससे खैर पहले हम उसके 160 का तो 160 तो खैर ये बात की बात है, पहले जो है हाँ, वो 135 130 ही की। देख। हाँ। अच्छा, GWLC का पूछे थे, देखिए GWLC इस वक्त बिल्कुल सही है। अगर आप लोग के पास हायर रेट पे 45 47 43, जिस जिस रेट पर भी है ना, तो आप लोग इस वक्त जरूर एवरेज करें, अगर कैश है ना, आंखें बंद करके एवरेज कर लें मेरे हिसाब से। इसकी वजह यह है कि इसने दो बहुत ज्यादा नेगेटिव डेज में, आज का दिन भी बहुत क्रिटिकल था, और आज भी काफी ज्यादा मार पड़ी है, ऑल्दो इंडेक्स बहुत ज्यादा नहीं गिरा लेकिन मार ज्यादा पड़ी है। तो इसने ये सस्टेन करा है, और पिछले परसों भी इसे सस्टेन करा है। ये इसका EMA 200 है, डे चार्ट का EMA 200 है, जो इसने 18 अक्टूबर, जब ये 25 रुपए का था, जब इसने रैली बनाई थी, उसके बाद से अब ये यहाँ पर आया है। और एक तो EMA 200 भी है, इसका पेवेट S1 भी है, दो सपोर्ट पर एक ही साथ आगे खड़ा हुआ है। इसकी RSI भी 34 के पास है। और इसका देखें तो एक तीसरी सपोर्ट है EMA 50 की, वो भी वहां पे भी आगे खड़ा हुआ है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से इसका एवरेज लाजमी बनता है, और इस तरह से एवरेज करें आप कि आपका रेट जो है ना 42 रुपए के करीब आ जाए, तो आपको एक एग्जिट भी मिल जाएगा। और अगर इससे ऊपर आप चाहते हैं तो आपको इससे ऊपर 46 रुपए का रेट अच्छा मिल जाएगा। अच्छा, हमारे जो आइटम्स है उनमें से मैंने बता दिया। OGDC का फर्स्ट टारगेट, अच्छा हम लोग के पास 10 मिनट है, ठीक है, 10 मिनट में हम एंड करेंगे। OGDC का जो फर्स्ट टारगेट है 217 है, फिर उसके बाद 226 है, ठीक है, 217 226। और 217 तो आया, बता 226 आप देख सकते हैं। निकल लो देखो, ठीक है, तो क्या? अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज।
तो ऑब्सीएल का टारगेट तो बहुत ऊपर का है हमारा, लेकिन मिनिमम टारगेट इसका 49 का था। और इससे ब्रेकआउट दिया था, लेकिन ये अगेन वापस नीचे आया और वापस इस ट्रायंगल पर आ गया। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि ट्रायंगल की सपोर्ट है इसको, और EM100 की सपोर्ट है। तो ये बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गिरा, ऐसा नहीं है कि इसको लोअर लॉक लग गया हो। वहीं 33 पे घूम रहा है, जो बहुत अरसे से घूम रहा है। और ये कंसोलिडेट हो रहा है, सस्टेन कर रहा है। और फिर इंशाल्लाह ये जब मार्केट अच्छी होगी ये भी निकलेगा बाहर, और फिर अपना जो इसका लॉन्ग टारगेट है, अम, ये वाला 49 यहाँ पे जा सकता है। और उससे पहले वही 38 और 41 का इसका टारगेट होगा। एक्साइड ने भी बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट हो गया है, ये बीच में एक चला था। और इसका टारगेट वही है जो मैं आपको बताऊंगा, लॉन्ग टर्म टारगेट अगर किसी को देखना है 1190 का इसका टारगेट है। और अब देखते हैं कि ये यहाँ पे कितने अर्से सस्टेन करता है। अगर ये वापस नीचे आ जाता है यहाँ पर, तो फिर इसमें मजीद टाइम लगेगा। उसूलन इसको यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर जाना चाहिए। PIA का मैंने PIA कॉल दी थी, PIA का टारगेट हमारा हिट हो गया। आपका PIA किस रेट पर है और आपने क्यों नहीं बेचा, मुझे बताएगा जरूर। कॉल अपने वीकली चार्ट पे EMA 100 पर है। ठीक है, ये हो सकता है थोड़ा टाइम ले यहाँ पर। और फिर डे चार्ट पे अपनी S5 पर है, इसकी जो RSI है, RSI बहुत इसकी लो हुई हुई है। यानी सारे जो ब्लू चिप आइटम्स है ना, उनकी RSI बहुत लो हुई हुई है। जैसे हमने अभी देखा फर्टिलाइजर को देखा हमने, और भी बहुत सारे आइटम्स को देखा, अच्छी अच्छी कंपनीज को भी हमने एनालाइज किया सब। इसकी जो है ना RSI बहुत ज़्यादा डाउन हुई है, 24 RSI हुई है। 24 RSI इसकी लास्ट टाइम जो हुई थी वो अक्टूबर 2023 हुई थी। और अक्टूबर 2023 को इसका इसका जो रेट था 392 था, और 392 से ये नॉन स्टॉप गया ऊपर, और ये 450 पे गया है। और अगर इस कंटिन्यूसली देखें तो इसने हाई बनाया है 700 रुपये का। तो अगेन ये अब इस वक्त ये सब चीज़ बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है ये। RSI इतनी कम है, बता रहा है ये बहुत सस्ता है। S5 पे खड़ा हुआ है, वीकली पे EMA 100 पे खड़ा हुआ है, तो यहाँ पे आप लेना चाहिए। ये वैल्यू सस्टेन कर रहा है और ये इंशाल्लाह आपको अच्छा टारगेट देगा। शामिर साहब, आप PIA का बताएं, PIA तो क्यों नहीं बेचा आपने? PIA वैसे ऑल्दो अभी इसने 18 रुपये कितने पे चला है। जी अस्सलाम वालेकुम हुज़ैफा, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। हुज़ैफा, मैं मुझे जो एक चीज़ फील होती है कि मार्केट के अंदर एक करेक्शन ड्यू नहीं है इस वक्त। तो जिस आइटम में भी जा रहे हैं वो सब नीचे ही जा रहे हैं। और सारे के सारे अगर आप देखें तो RSI जो है ना, वो मंथली पे देख रहे हैं, सारे के सारे ऊपर और सारे नीचे आ रहे हैं। तो एक हैवी करेक्शन ड्यू नहीं है, और हैवी करेक्शन के अंदर सेंटिमेंट्स के लिए बस। तो कुछ भी चाहिए, बेशक वो ये बहाना USA का हो जाए। हाँ, लेकिन कौन से आइटम की बात कर रहे हैं मिसाल है, आप पूछे बताएं। ऑफिस वैसा सारे के पर जिसको भी देख लें आप, होगा सारे ही देख लें, चाहे इफर्ट देख लें, भी FFT होगा। देख लें, चले आप सारे देख अगर आप लेते मंथली चार्ट लगाते हैं तो सारे के सारे ही नीचे जा रहे होते हैं। देखिए, मंथली चार्ट पे अगर आप कह रहे हैं ना, मंथली चार्ट अगर आप देख रहे हैं, तो मंथली हैं। जी चार्ट का तो मतलब है बहुत ही ज्यादा खतरनाक किस्म की का सेलिंग प्रेशर, सही है। बहुत खतरनाक, जी, मतलब 15-20 हजार वही पॉइंट मैं चले कह रहा जाने हूँ पर। कि जी, लेकिन तो वो ये तो ड्यू ऐसे लगता है ना कि ड्यू है। लेकिन देखें, मंथली चार्ट एक है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म से मुराद ये पूरा 6-8 महीने की करेक्शन की बात हो रही है। मंथली चार्ट का ये मतलब होता है 6-8 महीने की करेक्शन, हम नहीं संभाल सकते उसको। वो चीज मंथली चार्ट से पहले हम्म। वीकली चार्ट बता देगा। ठीक है, अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। तो मंथली चार्ट से पहले वीकली चार्ट बताएगा कि भाई अभी इस वक्त सेल कॉल है।
जब आपको मंथली चार्ट, मैं ये कहता हूँ कि आपने सही कहा है कि मंथली चार्ट आप देखो तो लेकिन मंथली चार्ट पे डाइवर्जेंस नहीं आई, आप देखें मंथली चार्ट पे डाइवर्जेंस नहीं आई। और मैं कहता हूँ चले मंथली चार्ट पे अगर आरएसआई बहुत टॉप पर है, एमएससीटी बता रहा है कि यार ये वीक हो रहा है, सेलिंग प्रेशर इसमें आना शुरू हो गया है, या बेयरिश डाइवर्जेंस आ रही है, बहुत सारी चीजें अगर आ जाती है मंथली चार्ट पे, तो इसका मतलब है मंथली चार्ट इंडिकेट कर रहा है कि अब मार्केट से में लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से आप एग्जिट कर जाए। कि आपने अगर कोई आइटम लिया हुआ है, सहजी लिया हुआ है 1100 रुपये में, ओजीपी से आपने 250 रुपये पे लिया हुआ है, और आपने एफएफसी लिया हुआ है 400 रुपये पर, तो आप एग्जिट करना शुरू कर दें। लेकिन उससे पहले हमें ना वीकली चार्ट बताएगा, ठीक है, उससे पहले हमें वीकली चार्ट बताएगा। चले मैं KSE 100 इंडेक्स को देखता हूँ। हाँ, ये मंथली पे भी डाइवर्जेंस आ रही है यहाँ पर। तो KSE 100 इंडेक्स को देख रहा हूँ, ठीक है, लग रहा है कि बाजार की यहाँ पे वीक हो रहा है, ठीक है, वीक होता हुआ नजर आ रहा है। आप आपको मैं हम सारे बात आपको काट रहा हूँ। अब आप एक थोड़ा सा अगर हम देखें एक चीज को एनालाइज करें, तो एक अप्रैल चल रहा है हम्म। और मई और जून के अंदर बजट है, और हम्म। जून के अंदर आपको पता है जब बजट होता है तो वैसे ही हाँ। नीचे जा रहा होता है। तो मुझे हाँ। मेरी एक फील जो मुझे फील होता है ना इस वक्त, वो ये कि जितने पैसे हैं ना इंसान के लेके निकल जाए, और जून के बाद फिर एंटर हो, ये आहिस्ता आहिस्ता करके मेरे ख्याल से इन्होंने एक झटका जो है जून तक दे के मार्केट को नीचे ले आना है, ऐसा ही हैवी है, करेक्शन के साथ। ऐसा ही है। देखिए मैंने एक्सपेक्ट ये किया हुआ है कि जून तक हाँ जी। बजट वाले जो चक्करबाजी है उससे पहले पहले तक मार्केट को 1,30,000 को टच करना चाहिए। 10-12 हज़ार पॉइंट मार्केट को जाना चाहिए। 2 महीने बहुत लंबा टाइम है, और पॉजिटिव न्यूज भी आई है। 3 महीने का पॉज दिया ना, तभी मैंने आपका 3 महीने हमारे लिए बहुत है, इनफ है। और उस वक्त डेफिनेटली अगर 1,35,000 आएगा तो 1,35,000 पे मार्केट की बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ये देखिए आपको मंथली चार्ट पे भी 1,35,000 की रेजिस्टेंस नजर आ रही होगी। यहाँ पे जाकर वीकली चार्ट भी आपको सेल कॉल देगा, मंथली चार्ट भी सेल कॉल देगा, हो सकता है डेली चार्ट भी सेल कॉल दे। अच्छा, आपको लॉन्ग टर्म आपको अभी से ही इंडिकेट हो रहा है, जैसे आपने बताया ना, सही बताया, लॉन्ग टर्म आपको बता रहा है कि यार आहिस्ता आहिस्ता पैसे निकाल के बाहर हो जाओ। लेकिन शॉर्ट टर्म अगर मैं देखूँ ना, वीकली चार्ट देखूँ, तो वीकली चार्ट पे मुझे नजर आ रहा है कि यार इसने अभी सपोर्ट ली है, और ये सपोर्ट लिए और कुछ पॉजिटिविटी भी है, तो इंशाल्लाह ये ऊपर जाएगा। तो इस सिचुएशन को हम अवेल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वाला जो पीरियड है अप्रैल बस। मई वाला, हाँ। जैसे ही अवेल करेंगे और ये वीकली चार्ट जैसे ही यहाँ के करीब इधर करीब पहुंच जाएगा, तो क्योंकि लॉन्ग टर्म तो बता ही रहा है कि आपको एग्जिट करना है, लेकिन वीकली चार्ट भी बताना शुरू करेगा, जो उससे शॉर्ट टर्म वाला चार्ट है वो भी बताएगा कि भाई अब यहाँ पे आपको जो है ना एग्जिट करना चाहिए। तो बस यहाँ पर आपको जरूरी नहीं है कि आपने जो आपका पोर्टफोलियो ने जो हाई देखा हो, मिसाल के तौर पे आपका 20 लाख का पोर्टफोलियो है, और आपने 25 लाख रुपए आपके पोर्टफोलियो के आपने हाई देखे कि यार 25 या 26 25 लाख रुपए मैंने देखा है अपने पोर्टफोलियो का, और लेट सपोज अभी 22 लाख हुए में, ठीक है, आपको एग्जिट करना पड़ेगा। ठीक है, ये सिचुएशन है। ये हम्म। मैं और सलान भाई हम लोग काफी डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे ही मार्केट का ये वाला आता है ना, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे आपका PSX हो, चाहे आपका ऑक्टोपस हो, चाहे BGL हो, चाहे OGBC हो, FFC हो, कुछ भी हो, ओवरऑल पोर्टफोलियो आपको देखना है। आपने ओवरऑल पोर्टफोलियो को देख के उसको सेल करना है। फिलहाल सेल करना है आपको। जैसे ही सेल करेंगे उसके बाद हम देखेंगे कि अगर मार्केट नीचे आती है, आप दोबारा लेके वो जो आपने लॉस अगर बुक किया होगा वो आप बहुत जल्दी रिकवर कर लेंगे, अगर मार्केट में बहुत हैवी करेक्शन आती है। लेकिन अगर आपने होल्ड करके बैठ गए तो हो जी। सकता है वो भी चला जाए आपके हाथ से। तो यहाँ पे आपको सेलिंग जी बनती है। वही ना मुझे। हाँ, अभी इस वक्त पैनिक नहीं कर हम्म। बनता, अभी इस वक्त पैनिक नहीं बनता EMI हम्म। 20 से। लेकिन यहाँ पर आपको सेलिंग करनी है, ठीक है। मुझे तो हुज़ैफा भाई ये जो ये क्या नाम है, ये एक 2 महीने जून तक का, और ये मुझे लगता है कि ये इन 2 महीनों के अंदर इन्होंने ये हरकत जरूर करनी है। आई डोंट नो क्या, अब एक 30-35 सेल करना का है, तो मुझे फील होता है कि नहीं जाएगा। नहीं हाँ, जाएगा। कि ये इस टाइम नहीं जाए, मेरा नहीं ख्याल। अच्छा, दूसरा आप थोड़ा सा मुझे ये देखें, HUBC को जरा हबको का मुझे बताएं कि क्या क्या हालात हो सकते हैं आपके जहन में। अच्छा बताता हूँ। भाई PIA अपने इस ट्रायंगल में फंसा हुआ है, और यहीं कहीं हम लोग ने मैंने सेल भी करा था 18.5 वगैरह के करीब। तो बस इससे ऊपर जाएगा तो फिर इसमें एक रैली बन सकती है। और ये PIA जो है सब सिर्फ सट्टा आइटम है, और सट्टा आइटम में आप अपना अपने जहन में स्टॉपर्स सोच लें।
अच्छा उजाफर भाई, मेरा सवाल ये है कि ये खबर तो कंफर्म हो गई है कि भाई टैरिफ चाइना पे उन्होंने 125 और करा कर दिया। तो टेक्सटाइल तो चाइना से बहुत ज्यादा जा रही थी, पाकिस्तान से भी जा रही है। तो आपको नहीं लगता कि जो टेक्सटाइल वाले हमारे शेयर हैं, अगर कल से मार्केट बहुत ज्यादा बूम करती है, तो जैसे कॉसम और ये बाकी जो टेक्सटाइल वाले शेयर हैं, उन पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। और ये 90 डेज तो एम्पल टाइम है टेक्सटाइल सेक्टर के लिए। ये अगर इधर इंपोर्ट बढ़ के एक्सपोर्ट बढ़ जाती है, मतलब नेगेटिव फर्क पड़ेगा पॉजिटिव? पॉजिटिव पाकिस्तान के लिए। चाइना तो 125 टैरिफ की उसने कहा कि लगा दिया है। उसने हाँ। कहा है कि सिर्फ चाइना उसने कहा जिस कंट्री ने हम पे ना वो लगाया ना बदले के तौर पे टैरिफ, उस पे टैरिफ उसने कहा है पक्का हो गया। और बाकियों को सब मुअत्तल कर दिया ना। हमारे पे तो टैरिफ नहीं है 90 डेज के लिए। तो हमारी जो टेक्सटाइल है 90 डेज के लिए भी है, तो वो तो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी ना, ये जैसे कोसम और बाकी जो ऐसे ही कॉल मैंने आपने आपको बताया कि बताया। मेरे हिसाब से ऐसे ही होना चाहिए। अब देखते हैं कल क्या होगा। आज आईएलपी तो अच्छा चला था, मैं देख लूंगा बाकी टेक्सटाइल कैसे चला है। अच्छा, आपको इस वक्त जो है ना क्योंकि चाइना से तो बंद हो जाएगी ना हाँ हाँ, तकरीबन ऐसा ऐसा ही है, यही हमने डिस्कस 3 किया था। महीने के लिए। यही हमने डिस्कस किया था कि ऐसा अगर होता है तो चाइना भी दूसरे कंट्री के जरिए एक्सपोर्ट करेगा, और उससे दूसरे कंट्री को भी फायदा होगा। ज़ाहिर है, अगर चाइना चाहता है कि भाई पाकिस्तान के जरिए एक्सपोर्ट करें, तो चाइना पाकिस्तान को कुछ ना कुछ तो पैसा देगा ना। फायदा पाकिस्तान का ही होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम देख रहे थे आपको के बारे में। आपको अगर देखें तो ये इसकी ट्रेंड लाइन सपोर्ट बन रही है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट से इसने सपोर्ट ली। दूसरा इसका ये पिवट अपनी S1 सपोर्ट पर है। तीसरी इसके बाद ये अपने EMA 50D पर है। तो ये सपोर्ट पर तो खड़ा हुआ है, ठीक है। और लॉन्ग टर्म अगर इसका देखें तो इसके पीछे BYD की बहुत स्ट्रांग न्यूज़ है, और ये यहाँ से काफ़ी अरसे तक ये रिकवर आहिस्ता आहिस्ता कर रहा है। और इसका टारगेट हमारा यही है लॉन्ग टर्म 169 का, ठीक है। और बस अब यहाँ पे एंड करते हैं। अगर एक आध सवाल और है तो मैं देख लेता हूँ। नहीं, शामिर साहब यहाँ पर बाय नहीं कर सकते, पे आइए आप। मतलब नहीं करना चाहिए आपको। टीबीएल का बता दें, टीबीएल बाय करना चाहिए। टीबीएल बड़ा नीचे आ गया 12 से तक। एक सेकंड, जोहेब साहब को ISL का बता देते हैं, GGL का। चले मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ। अब मजीद सवाल ना पूछेगा आप लोग, क्योंकि एक्यूमुलेट होता जा रहा है वो। GGL कोई खास नहीं लग रहा। लग रहा है थोड़ा सा नीचे जाएगा, और 12.3 के पास और जाएगा, फिर वहां से हो सकता है बाइंग आए इसमें, GGL में। जीजीएल नहीं, ट्रीट बैटरी, ट्रीट हाँ, बैटरी। असल में आपसे पहले GGL का पूछा है मैंने, इसलिए उसका जवाब दिया। ठीक है उमर साहब, उमर साहब, GGL का सवाल पहले आया था, इसलिए मैंने GGL का जी सर, बताया। मुझे जी जी हाँ, जी जी मुझे लगा सर, सॉरी। कोई मसला नहीं। ISL ISL ने भी अच्छी खासी करेक्शन ली, ये भी अपना समझ लें एक तरह से चैनल में ही जा रहा है, देखते में से मुझे यही लग रहा है। और अगर मैं ये बनाऊं तो बहुत ही शानदार सा डिजाइन बन गया इसका। इसको तो यहाँ पे लेना चाहिए, लेकिन एक मिड टर्म या लॉन्ग टर्म वाले पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये जब भी अपने चैनल पर आता है तो तकरीबन इतना टाइम लगाता है। आप इसका 109 के टारगेट पे आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। ISL का किसने पूछा था? जुहेब ने पूछा था, ठीक है। तो सर आई ये एस जरा बुलाएंगे आपने क्या बताया प्लीज। क्या कह रहे हैं, कौन क्या बात कर रहा है? सर ये आपने जीजीएल का क्या बताया प्लीज, दोबारा बताएंगे प्लीज। जीजीएल का प्लीज दोबारा बता दें। GGL 12.3 तक जाएगा, मैंने बताया आप लोगों को। और ISL अपने चैनल पर आया हुआ है, चैनल से यहाँ सपोर्ट लेकर, और उम्मीद है कि ये यहाँ तक जाएगा 109 तक, ठीक है। बस मैं आखिरी बता रहा हूँ TBL का। ठीक है, TBL कुछ भी नहीं है। TBL का क्योंकि नई कंपनी है ना, आए हुए इसको खैर जब ये पैदा हुई थी ये कंपनी, तो 10 रुपए पे आई थी, और 10 रुपए से इसको उठा के लेकर गए। इसमें फुल सट्टा लगाया था, और इसको 64 रुपीज तक गए थे। अब इसके बाद पंप कर दिया, और उसके बाद डंप कर दिया, और आहिस्ता 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 से जा रहा है। कहाँ जाके गिरेगा कुछ नहीं पता इसका, ठीक है। तो इसमें कोई बाइंग प्रेशर नहीं है। अगर आप लोग ने नहीं लिया अभी इसको, फिलहाल छोड़ देंगे वो करें इसको।
ठीक है। बस आज का इतना ही काफ़ी है। SLGL बता देता हूँ, चले। अब अब कोई सवाल का जवाब नहीं आएगा, ठीक है। SLGL तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये इस पे सेल कर देगा। मैं यहाँ पे मैं सेल कर दिया था। मैंने 16.4 बताया था, 16.49 तक गया था। लेकिन ये अभी अपने S1 सपोर्ट पर खड़ा हुआ है, और इसमें जो है बुलिश डाइवर्जेंस आ रही है। बुलिश डाइवर्जेंस इसमें आ रही है, ठीक है। लेकिन कुछ दिन इस पे इंतजार करना चाहिए। अगर ये इस लेवल को सस्टेन करता है तो फिर आप ले सकते हैं 1-1.5 रुपए के लिए, ठीक है। चले, अब तक ले इतना ही। अल्लाह हाफिज।